कहते हैं ना, कभी कुछ लोग हार के भी जीत जाते हैं और कभी कुछ लोग जीतते हुए भी हार जाते हैं। इन लोकसभा चुनाव परिणामों को देखकर कुछ ऐसा ही लग रहा है। देश की जनता में एक बड़ा सवाल अभी देखने को मिल रहा है। जैसे दर्शकों, मैं सबसे पहले यहाँ पे बात बताना चाहूँ, 2019 से पहले जब बीजेपी चुनाव में जीतती थी, उनके द्वारा बहुत सारी खुशियाँ मनाई जाती थी। लेकिन इस बार वो सेम खुशियाँ आपको कांग्रेस की तरफ या विपक्ष की तरफ देखने को मिल रही हैं। क्योंकि दर्शकों, जैसा आपने देखा भी होगा, इस बार की पक्ष के कंधे झुके हुए और चेहरे पर एक अलग मायूसी छाई हुई है। वही अगर बात कर ली जाए विपक्ष की, तो उनके कंधे और उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखी जा रही है। हालांकि वो इस बार चुनाव में हार तो गए, लेकिन उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। जैसा उनके द्वारा खुशियां मनाई जा रही हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, बम फोड़े जा रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं, ऐसा ही कुछ देश में देखने को मिल रहा है। चलिए इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि जैसा विपक्ष के द्वारा इन लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर जो खुशी जाहिर की गई है, उसका कारण क्या है। क्या इस बार देश के अंदर आपको इंडिया गठबंधन की सरकार दोबारा से देखने को मिल सकती है? क्या देश में दोबारा चुनाव हो सकते हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे या नहीं? उन्हीं सभी बातों का आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं और समस्त प्रकार की जो चर्चाएं हैं वो शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह मैं सचिन यादव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इन चर्चाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ सर पुरुषोत्तम वशिष्ठ जी यहाँ पे मौजूद हैं। तो सर, क्या कहना चाहते हो जिस प्रकार की स्थिति विपक्ष के द्वारा, क्योंकि आज के दिन, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि इस बार कई लोग हार के भी जीत जाते हैं और कई लोग जीत के भी हार जाते हैं, तो वही कंडीशन जो है फिलहाल दिखाई दे रही है। सचिन जी, सबसे पहले नमस्कार दर्शकों। जैसी सचिन जी ने आपको स्थिति बताई, ऐसी ही स्थिति अब देश में देखने को मिल रही है। आपने देखा होगा कि बीजेपी अपने बड़े लेवल पर सेलिब्रेशन करती है, हमेशा से रही है। या 2014 की बात हो या 2019 की बात हो या फिर वो विधानसभा चुनाव जीतते हैं तब भी। लेकिन अब की बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भी उनकी तरफ से कोई बड़ा सेलिब्रेशन आपको नहीं देखने को मिला। इससे साफ साफ इशारा है कि वो इस बार जीत कर भी हार गए हैं। अगर विपक्ष के इशारों को माने तो विपक्ष लगातार कह रहा है कि इन्होंने 400 पार के नारा दिया था और इनकी सीटें आई हैं 240। और अगर बीजेपी की बात की जाए तो इन्होंने 370 पार का नारा दिया था। अगर बीजेपी की सीटें आई हैं 240, तो 240 को अगर 370 से माइनस कर दिया जाए तो आपके 130 सीट कम आई है। तो 130 सीट कम आना इसका मतलब है कि ये इनकी सबसे बड़ी हार है। और विपक्ष तो यहाँ तक भी दावा कर रहा है कि नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो मुख्य रूप से अब यही चर्चा बन जाती है कि विपक्ष जो इतना खुश हो रहा है, उस खुशी के पीछे कारण क्या है और क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की अब कोई संभावना बची है देश में। क्योंकि अब 8 तारीख आ चुकी है और 8 तारीख को कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी वापस से एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि विपक्ष के चेहरे पर जो ये खुशी देखी जा रही है, इसका कारण क्या है और क्या संभावना कोई दिख रही है कि सरकार आपके दोबारा बन सकती है या फिर दोबारा चुनाव हो सकते हैं या एनडीए में से कोई और आपके प्रधानमंत्री बन सकता है। ऐसी सभी संभावनाओं पे इस पर चर्चा करेंगे फैक्ट के आधार पर और आपको समझाने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से दर्शकों कि क्या क्या संभावनाएं आपके बन सकती हैं। जी, सबसे पहले सर, जैसा आपने फैक्टर के आधार पर बताया, सबसे पहले जो हमारे दर्शक हैं उनका भी लगातार जो है सवाल रहता है, मैं वहीं से शुरुआत करना चाहूँगा। क्योंकि ये जो सवाल हैं, जो फैक्टर्स हम बताने वाले हैं, वही सवाल है जो दर्शक हमसे लगातार पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले सर, जैसा नीतीश जी और दूसरा चंद्रबाबू नायडू जी का कहा जा रहा है कि इस बार जो है क्या वो पलट सकते हैं, तो उसी से शुरुआत करना चाहूँगा और आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या सिचुएशन जो है फिलहाल देश में इन दो बड़े नेताओं को देखकर दिख रही है। देखिए, अगर अभी प्रेजेंट समीकरण की बात की जाए तो एनडीए के पास 293 सीटें हो चुकी हैं। कल तक 292 सीटें थी दर्शकों। और क्योंकि एक जो निर्दलीय आपके उम्मीदवार थे जो अन्य में आए थे, तो वहाँ से एक उम्मीदवार अपने उठकर मीटिंग में सीधा सीधा आ गया है बीजेपी के पास। तो अब बीजेपी की एनडीए गठबंधन की सीटें 293 हो गई हैं। ये अक्सर होता भी है, ऐसा नहीं है कि कल को मान लो अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आए तो ये अन्य बीजेपी के साथ ही चिपके रहेंगे। जिसकी भी सरकार होती है अन्य उसकी तरफ ही चले जाते हैं दर्शकों। तो ये ऐसा ही कुछ अभी भी देखने को मिल रहा है और भी हो सकता है कि भविष्य में आपको अन्य बीजेपी की तरफ देखने को मिले, क्योंकि अन्य ये चाहते हैं कि जिसकी सत्ता होती है उसके साथ ही रहें। तो बीजेपी का नंबर 293 हो गया है। वहीं अगर आपके इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन का नंबर है 234 और अन्य के खाते में अब 16 सीटें बची हैं, क्योंकि एक आपके उम्मीदवार वहां से उठकर आपके एनडीए में आ गया है दर्शकों।
तो अब अगर सीधा सीधा समीकरण समझा जाए कि आपके इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के लिए क्या किया जाएगा, तो वो इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने के लिए जैसे पहले अगर एनडीए गठबंधन की सरकार की बात की जाए तो एनडीए गठबंधन की सरकार में मुख्य रोल आपके नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और आपके आंध्र प्रदेश के जो चंद्रबाबू नायडू जी हैं उनकी पार्टी का मुख्य रोल है। यानी कि अगर ये दोनों एक साथ निकल जाते हैं तो ना आपके एनडीए गठबंधन की सरकार चल सकती है, और अगर ये दोनों निकलकर अगर आपके इंडिया की तरफ ले जाते हैं तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है। यानी कि अब करता धरता किसी भी सरकार के ये दोनों शख्स हो गए हैं, और ये दोनों शख्स जिधर रहेंगे उधर उस पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन अगर नीतीश बाबू का इतिहास देखें या फिर चंद्रबाबू नायडू जी का इतिहास देखें, ये काफ़ी ही आपके धुंधला है और कोई भी इन पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि अगर सबसे पहले अगर मैं आपको नीतीश कुमार जी का इतिहास की बात कराऊं तो नीतीश कुमार जी ने ही इंडिया गठबंधन का गठन किया था। सबसे पहले जो बैठक हुई थी वो नीतीश बाबू के घर पर ही हुई थी, और दर्शकों आपने देखा था कि आम की पेटियां बांटी गई थी। आम की पेटियों वाला हम आपको वीडियो भी यहाँ पर चला देंगे दर्शकों, इसमें आप देख पाएंगे कि कैसे आम की पेटियां बांटी गई थी। तो यानी कि इसके इंडिया गठबंधन के कर्ता धर्ता ही नीतीश बाबू थे। अब आज वही गठबंधन की अगर सरकार बनने वाली है तो नीतीश बाबू आराम से पलट सकते हैं, क्योंकि जिसके जन्मदाता वो हैं उस गठबंधन के, तो उस जन्मदाता की अगर उस गठबंधन की सरकार आना चाहे तो आप भी संभावना जता सकते हैं कि ये पॉसिबल हो सकता है। दूसरी तरफ अगर चलें हम आपके चंद्रबाबू नायडू जी की तरफ, तो उनका इतिहास भी नीतीश बाबू जैसा ही है, क्योंकि वहाँ उनका भी अगर देखा जाए तो 2014 के बाद वो आपके बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, बीच में फिर वो वापस से छोड़ के चले गए, अब वापस से गठबंधन में आए हैं। तो वो लगातार पार्टियां बदलते रहते हैं। उनका भी ये है कि कभी वो कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, कभी आपके बीजेपी के साथ आ जाते हैं। एक उनका बयान भी था पीछे जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी तक कह दिया था जी। उसके बाद आपके मीडिया ने उनको काफ़ी ट्रोल किया था और लगातार उन पर हमला बोला था, लेकिन आज वो मीडिया भी उनकी तारीफ़ कर रही है। दर्शकों आपने देखा होगा, क्योंकि अब बीजेपी की सरकार में वो शामिल हो चुके हैं। लेकिन आप समझिए, जिस शख्स ने आपके प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहा हो और इस्तीफे की मांग करी हो, वो कभी भी पलट सकता है, इसमें को पूरी संभावनाएं लगती हैं। दूसरी कंडीशन ये आती है चंद्रबाबू नायडू जी के साथ, उन्होंने अगर मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो बीजेपी को ये कह दिया है साफ साफ, उनको 3 बड़े केंद्रीय मंत्री पद चाहिए। इसमें आपके स्वास्थ्य आता है, शिक्षा आता है और वित्त मंत्रालय आता है। आप समझ रहे हो कितने बड़े बड़े आपके मंत्रालय हैं। साथ ही उन्होंने लोकसभा स्पीकर की भी डिमांड कर दी है। लोकसभा स्पीकर का पद इतना बड़ा होता है कि आपके ये बता दूं मैं आपको दर्शकों कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद ये तीसरा पद होता है, यानी कि प्रधानमंत्री से भी बड़ा पद माना जाता है अगर डेमोक्रेसी अपने भारत के लोकतंत्र को देखा जाए। तो अगर वो पद की उन्होंने डिमांड कर दी है तो आप समझ सकते हैं कि टीडीपी कितना हावी हो जाएगी अगर ऐसा कुछ बीजेपी ने उनको दे दिया। और अगर वो नहीं देती है तो ये बेहद अधिक संभावना है कि वो इनकी सरकार छोड़ के आपकी दूसरी तरफ वाला बदल लेंगे। तो आगे बेहद संभावना है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये सरकार आपके पूरा कार्यकाल अपना नहीं कर पाएगी। और ये हमने आपको पहले भी बता दिया था दर्शकों कि ये सरकार, ये पूरी संभावना है, हम खुद भी भविष्यवाणी करते हैं कि ये पूरे 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी। हो सकता है कि आपको ये सरकार 1 महीने बाद गिरती हुई दिखे, 6 महीने बाद गिरती हुई दिखे, साल भर बाद गिरती हुई दिखे या 3 साल बाद गिरती हुई दिखे, लेकिन ये सरकार आपको गिरती हुई दिखेगी। और हो सकता है उसके बाद इंडिया गठबंधन आए या फिर देश में दोबारा से चुनाव किए जाएं। वहीं अगर आपके बात की जाए, देखो नीतीश बाबू की राजनीति पर वापस चलें तो नीतीश बाबू की बेहद अधिक संभावना जताई जा रही है। जब आप सोशल मीडिया से लेकर देखें और अगर फैक्ट के आधार पर भी देखें तो वो आपको देखने को मिलेगा जैसे ही वहाँ पर स्टेट इलेक्शन आएंगे। बिहार में 2025 में स्टेट इलेक्शन होने वाले हैं और अगर उनको बहुमत नहीं मिलता हुआ दिखता है और अगर उनको लगता है कि वो मुख्यमंत्री इस बार नहीं बन पाएंगे तो वो सीधा आपके केंद्र की राजनीति में आने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे दर्शकों, क्योंकि उनको हमेशा कुछ ना कुछ एक गद्दी चाहिए होगी कि अपनी सत्ता को आगे बढ़ाने के लिए। तो पहली कंडीशन तो ये आती है कि अगर वो हारते हुए दिखते हैं अपने आप को बिहार में तो वो सीधा आपके केंद्र में आ जाएंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मान लो अभी वो आपके एनडीए गठबंधन के साथ हैं और उनको ये लगता है कि बीजेपी अपने दम पर इस बार बिहार में नहीं जीत पाएगी तो वो सीधा अपना पाला बदलकर आपके इंडिया गठबंधन या आरजेडी के साथ चले जाएंगे और आरजेडी के साथ जाने से वो
सीधा सीधा केंद्र में भी आपके इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएंगे। नीतीश बाबू अपनी स्थिति के अनुसार अपना पाला बदलते हैं, ये आपने पीछे भी देखा है। इसीलिए आपको देखो, जब गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे जिसमें उनको पलटू राम की भी उपाधि दी गई है। वहीं देखो, अगर टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल देखा जाए दर्शकों, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने पलटू राम को साफ साफ उनको उपाधि दी है। और गूगल पे भी आपको देखने को मिलेगा या सोशल मीडिया पर भी अभी कुछ दिन पहले भी ये ट्रेंड कर रहा था और लगातार ये ट्रेंड करने को देखने को मिलता है। तो यानी कि अगर आपने नीतीश बाबू की राजनीति को भी समझें तो इसी प्रकार की रही है, तो वो आसानी से पलटी मार सकते हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बन सकती है। तो दर्शकों, ये था हमारी तरफ से पहला फैक्टर जिसके आधार पर हमने आपको बताया है कि किस प्रकार से आपके इस बार सरकार गिर सकती है और किस प्रकार से सरकार आपके दोबारा से चुनाव हो सकते हैं देश में, या फिर आपके इंडिया गठबंधन की सरकार देश में देखने को मिल सकती है। 5 फैक्टर और बताने वाले हैं दर्शकों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और हम आपको बताएंगे कि 5 फैक्टर ऐसे और कौन से हो सकते हैं जिसमें आपको ऐसा हो सकता है कि ये सरकार गिर सकती है। दूसरा फैक्टर आपको सचिन जी बताएंगे कि वो दूसरा फैक्टर क्या आपको देखने को मिल सकता है। जी, तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको पहला फैक्टर बताया, उसके बाद दूसरा जो सवाल है वो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या देश में दोबारा इलेक्शन हो सकते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल जो है दर्शकों द्वारा हमसे पूछा गया था। तो मैं इसका जवाब यहाँ पे देना चाहूँगा कि जैसा आपने बीजेपी का मैनिफेस्टो देखा, उसमें सबसे ज़्यादा जोर देने वाला एक पॉइंट था, वो था 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये जो है देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा था और लोग इसके ऊपर, बीजेपी को जितना भी मत मिला है, एक फैक्टर ये भी माना जा रहा है उसमें, क्योंकि इस फैक्टर को आधार माने, जैसा कि आप जानते हो कि 2025 में बिहार की जो विधानसभा है वो अपना कार्यकाल पूरा करने वाली है और उसी के साथ अगली विधानसभा को अगर देखें, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस राज्य को लेकर काफ़ी जो है आशाएं व्यक्त की थी, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट वो वहाँ से प्राप्त नहीं कर पाई। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की। तो दर्शकों, 1 नेशन और 1 इलेक्शन का जो एक सवाल है ये आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि दोनों राज्यों में 2027 में उत्तर प्रदेश का भी विधानसभा कार्यकाल पूरा होने वाला है। अब अगर इसको कंबाइंड मानकर देखा जाए दोनों को, तो 2025 और 2027 इनके बीच में एक साल आता है 2026, और जो बीजेपी का उठाया हुआ मुद्दा है जो 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो साकार करने का भी एक पॉइंट यहाँ पे सामने निकल के आता है कि अगर बिहार की विधानसभा को 1 साल आगे एक्सटेंड कर दिया जाए और वहीं यूपी की विधानसभा को अगर 1 साल कम कर दिया जाए, तो 2026 में 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो बीजेपी के द्वारा नारा दिया गया था वो कहीं ना कहीं कंप्लीट होने का एक मुद्दा सामने आ सकता है। देखिए, सचिन जी ने आपको बताया कि जैसे इलेक्शन को आगे शिफ्ट करने का 1 नेशन 1 इलेक्शन का एक फैक्टर है, तो उसमें आपको 2 राज्यों से ही नहीं होता, पूरे देश में इलेक्शन कराने होंगे। पूरे देश में लोकतंत्र में आपके पूरे लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ विधानसभा चुनाव होने हैं। तो आप ये देखिए, अभी अगर हाल में देखें तो आप राजस्थान में इलेक्शन हो अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं। आपके मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तो ऐसे कुछ 5 राज्यों में इलेक्शन अभी संपन्न हुए हैं। तो उसमें तो सरकार अभी पूरे 2028 तक चलनी है दर्शकों। तो सीधा सीधा है कि आपके 2028 तक तो वो टाइम पीरियड नहीं आ रहा है। तो ऐसे में कुछ राज्यों के इलेक्शन को आपको टाइम पीरियड को जो 5 साल है उसको छोटा करना पड़ेगा, और कुछ राज्यों के जो टाइम पीरियड है उनको बढ़ाना पड़ेगा। तो उसमें मान लो जैसे बिहार का है वो 2025 है, तो उसको आपके 2026 या 2027 तक खिसकाना पड़ेगा। और आपके जैसे यूपी में 2027 में है और राजस्थान में आकर मान लो 2028 में है, तो इनके 1 साल को कम करना पड़ेगा, तभी देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन आपके संभव हो पाएगा। तो दर्शकों, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो चुनावों को आपके आगे पीछे करना पड़ेगा, कार्यकाल को आगे पीछे करना पड़ेगा, तभी आपके देश में वापस से एक देश एक चुनाव हो सकता है। क्योंकि इसको कोड करते हुए आपके राजनाथ सिंह जी ने भी चुनाव से पहले ये कहा था कि इस जो आने वाला हमारा 5 साल का कार्यकाल है, इसी में ही हम इस काम को पूरा करने जा रहे हैं। अगर वो इसी कार्यकाल में पूरा करने जा रहे हैं इस काम को, तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपको जैसे 2025 में कहीं पर चुनाव हैं, 2026 में कहीं किसी राज्य में चुनाव होंगे, 2027 में, तो किन्हीं राज्यों के कार्यकाल को छोटा करना पड़ेगा, किसी राज्य को कार्यकाल को आपको बढ़ाना पड़ेगा। और जो उसके बीच का टाइम पीरियड आ रहा है 2026 क्यों आ रहा है? क्योंकि परिसीमन आयोग आपका तीसरा फैक्टर हमारा लागू होता है, जो सचिन जी आपको बताने वाले हैं कि परिसीमन आयोग क्या है ये। जी, तो दर्शकों, जैसा सर ने बताया कि जो परिसीमन आयोग है ये बहुत बड़ा जो है फैक्टर एक सामने निकल के आता है। जैसा 1971 के अंदर 10 लाख लोगों के ऊपर एक MP या एक सांसद जो है वो नियुक्त किया गया था, लेकिन उसके बाद
लगातार वही कंडीशन जो है देश में बनी हुई है। सांसदों की संख्या 1971 के बाद कभी भी नहीं बढ़ाई गई। यानी कि परिसीमन आयोग क्या होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ कि जब जनसंख्या वृद्धि होती है तो उसके साथ एमपीओ की संख्या में भी वृद्धि करनी होती है सरकार को। लेकिन ये जो मुद्दा है ये 2026 तक, जैसा 1971 के आर्टिकल 82 में लिखा हुआ है ये चीज़ कि ये जो परिसीमन आयोग की जो लिमिट है वो 2026 तक ही आप रख सकते हो। उसके बाद आपको एमपी की संख्या यहाँ पे बढ़ानी ही पड़ेगी। और उसी के लिए सरकार का, जैसे सर मैं एक और मुद्दा उठाकर यहाँ पे देखूँ, जैसा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के द्वारा नए संसद भवन का निर्माण जो है संसद का करवाया गया था, वो भी कहीं ना कहीं इसी को ध्यान में रखते हुए करवाया गया था। क्योंकि जो फिलहाल की संसद थी उसमें 543 सदस्य आराम से नहीं बैठ सकते थे, तो जो नया संसद बना है उसमें 1200 लोग आराम से बैठ सकते हैं। ऐसा जो है फ्यूचरिस्टिक संसद भी एक बनाया गया है। तो वो सब सत्तारूढ़ सरकार थी उसको मालूम था कि इस प्रकार का कानून देश में लाना पड़ेगा और इन सीटों में इजाफा करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2026 में इनको दोबारा से जो है इन सीटों का दोबारा से बंटवारा करना पड़ेगा। जो सीटें करीब करीब 753 एमपी के आसपास हो जाती है, यानी 200 एमपी और आपको देश में देखने को मिलेंगे। परिसीमन आयोग के आधार पर यह संविधान का कानून है, इसका सरकार को पालन करना ही पड़ेगा। 200 लोकसभा के ऊपर चुनाव तो होने ही हैं। ये भी एक बड़ा फैक्टर सर यहाँ पे निकल के आता है। परिसीमन आयोग के बारे में जो जानकारी थी वो मैंने बता दी। तो दर्शकों, अभी जो है हमारे जो फैक्टर हैं वो अभी भी खत्म नहीं हुए। इसके बाद 2 फैक्टर और भी हैं जो आपको सर बताएंगे कि किस प्रकार सर कंडीशन बनी हुई है। जो दर्शक हमारे सवाल लगातार पूछ रहे हैं उन सभी सवालों के जवाब जो है हम इस वीडियो में दे पाएँ उनको। देखिए, आपने सचिन जी सही कहा। जो आपका तीसरा फैक्टर था कि अब जब सांसदों की आपके संख्या बढ़ेगी तो आपके उसके लिए चुनाव कराना पड़ेगा, और चुनाव कराने के बाद अगर 200 सीटों पर चुनाव होता है और अब जैसा अभी मत मिला है सरकार को, तो सरकार भी आपके स्थिर सरकार नहीं है। कोई भी सरकार बने, चाहे वो इंडिया गठबंधन की हो या एनडीए की, तो पूरी संभावना है कि सरकार यही कह दे कि हम चुनाव दोबारा कराते हैं और फिर देखते हैं कि किसको मत मिलता है। तो ये फैक्टर साफ इशारा कर रहा है कि 2026 के बाद आपको देश में चुनाव देखने को मिलता है। वहीं अगर चौथे फैक्टर की बात की जाए तो चौथा फैक्टर काफ़ी आपके इंटरेस्टिंग है। चौथा फैक्टर आपके इसी फैक्टर से जुड़ा हुआ है दर्शकों। चौथा फैक्टर अगर कहता है कि आपके वुमेन रिजर्वेशन, आपने अभी जैसे इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने अभी 2023 में तो उन्होंने ये कहा कि जैसे ही आपकी सीटें बढ़ेंगी आपकी संसद में, उसके बाद 1/3 आपके महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। तो अब जैसे मान लो 2026 के बाद ये सीटें बढ़नी हैं तो आपके 1/3 सांसद, ये है इसका नियम बन चुका है कि आपके महिला होनी चाहिए। अभी अगर महिलाओं की संख्या देखी जाए तो इतनी नहीं है, तो अगर इतनी महिला लानी पड़ेंगी तो उसके बाद आपको देश में चुनाव कराना पड़ेगा, और चुनाव कराने की ये भी एक बड़ी वजह बन जाती है दर्शकों जी। वहीं अगर हम अगले फैक्टर की तरफ बढ़ें जो इस सरकार के विपरीत जा रहा है, और आपको हम पॉजिटिव 2 फैक्टर भी बताने वाले हैं लास्ट में। अगर इस सरकार के विपरीत जा रहा है वो है आपके जो केजरीवाल जी ने भी दावा किया था। जैसे ही केजरीवाल जी जेल से बाहर आए तो उन्होंने सीधा ये दावा कर दिया दर्शकों कि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ये वादा किया था कि 75 साल के बाद हमारी पार्टी में कोई बड़े पद पर नहीं रहेगा, तो ये सीधा फैक्टर ये बनता है कि 17 सितंबर 2025 को आपके प्रधानमंत्री मोदी आपके 75 साल के हो जाएंगे, और उसके बाद उनको अगर वो नियम वो अपने ऊपर भी लागू करते हैं तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और अगर इस नियम को जोड़ते हैं तो सितंबर में वो टाइम पीरियड आता है, और 2026 के सिर्फ आपके अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के मंथ बचते हैं। और इतना समय आपको भी पता है दर्शकों, आपके लोकसभा चुनाव कराने में भी लग जाता है। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी तब अपने पद से इस्तीफा दें और किसी अन्य को कुछ महीने के लिए प्रधानमंत्री बनाएं और देश में एक देश एक चुनाव करवाने की तरफ आपके देश को ले जाएं। तो ये पूरा फैक्टर आपके पॉजिटिव तरफ से लग रहा है कि ये हो सकता है। एक फैक्टर हमने आपको ये भी बताया कि कैसे सरकार गिर सकती है और आपके इंडिया गठबंधन की सरकार आ सकती है। अब हम आपको वो फैक्टर बताने जा रहे हैं कि इतिहास के आधार पर भी देखा जाए तो क्या क्या इतिहास में हुआ है। वहीं दर्शकों, हम आपको अगले फैक्टर की तरफ लेकर चलें तो हम आपको इतिहास में ले जाना चाहेंगे, जहां हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे आपके कांग्रेस की सरकार की बात की जाए तो 1984 में आपके राजीव गांधी जी को 411 सीटें मिली थी, और सीधा आपके जब 1989 में चुनाव हुआ
तो सीधा सीधा उनकी कम से कम 200 सीटें घटकर वो 197 सीटों पर आ गए। और 197 सीटों के बाद भी आपके जनता दल की सीटें आपके 146 थी, फिर भी वो आपके कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई और जनता दल ने देश में सरकार बनाई। तो ऐसे फैक्टर को आधार भी देखा जाए तो मोदी सरकार की गिरने की आपकी संभावनाएं दिखती हैं, क्योंकि आपके पहले भी इतिहास में ऐसा हो चुका है। जैसे आप अटल जी के सरकार का उदाहरण लें तो वो सिर्फ एक सांसद की वजह से गिर गई थी और आपके कांग्रेस ने सरकार बना ली थी। तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो 234 का जो नंबर आपके इंडिया गठबंधन के पास है तो वो सरकार भी बना सकता है भविष्य में, क्योंकि जो छोटे छोटे दल भी हैं आपके एनडीए में वो उनमें भी टूट हो सकती है। तो ऐसा लगातार संभावना है कि आपके इंडिया गठबंधन की सरकार आपको देखने को मिल सकती है। वहीं दर्शकों, हम 7वें और अंतिम फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम पॉजिटिवली बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के जाने की संभावनाएं क्यों नहीं हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी आपके जितने सख्त दिखाई देते हैं उतने ही लचीले भी आपको देखने को मिलेंगे। आपने एनडीए गठबंधन की बैठक भी देखी होगी, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी आपके विभिन्न सहयोगी दल, आपके चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर चंद्रबाबू नायडू जी हों, उनके साथ हंसते और खिलखिलाते हुए दिखाई दे रहे थे। अब आपको मैं अगर इतिहास में लेकर जाना चाहूँ तो आपके रामविलास पासवान जी जो पहले कांग्रेस में थे और जब 2014 में आपको सरकार बनी आपकी एनडीए गठबंधन की, तो प्रधानमंत्री मोदी अपने घर से पैदल चलकर आपके रामविलास पासवान जी के घर चले गए और उनको मनाया कि हमारे साथ आएं। और उसके बाद आपको देखने को मिला कि रामविलास पासवान जी आपके एनडीए गठबंधन में आए और लगातार मंत्री भी रहे और आज उनके पुत्र चिराग पासवान जी भी एनडीए में हैं। तो आपको मैं ये बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी काफ़ी लचीले भी माने जाते हैं। जैसी सिचुएशन होती है प्रधानमंत्री वैसे बदल जाते हैं और यह बदलने की रणनीति हमें लगता है कि उनकी आपके सरकार को लंबा चलाने की तरफ भी बढ़ती हुई दिखाई आपको देगी। तो संभावनाएं ये भी हैं कि सरकार गिर सकती है, उसकी अधिक संभावनाएं हमने आपको बताई, और अब बेहद कम संभावनाएं ऐसी भी हैं कि सरकार स्टेबल चल जाए। एक उदाहरण मैं आपको और देना चाहूँगा कि आपने पिछले 10 सालों में लगातार देखा होगा कि जोड़ तोड़ की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर अमित शाह हो, बड़े ही आपके आगे दिखाई दिए हैं अन्य दलों से। उन्होंने विभिन्न पार्टियों को जोड़ तोड़कर अपने अलग अलग राज्यों में सरकार बनाई है। अब तो बात आ गई है देश की सरकार बनाने की, तो आप यही फैक्टर को ही क्यों मान रहे हैं कि सिर्फ इधर से ही टूटकर लोग इधर आएंगे? आपके इंडिया गठबंधन से भी टूटकर लोग इनके गठबंधन में आ सकते हैं और ये अपनी पार्टी को और मजबूत आपको करता हुआ दिखाई देंगे और अपना कार्यकाल ये 5 साल पूरा भी कर सकते हैं। तो दर्शकों, हमने आपको इस वीडियो में 5 फैक्टर ऐसे बताए जिसमें हमने आपको बताया कि ये सरकार कैसे अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी, कि ये 1 साल में भी गिर सकती है, 6 महीने में भी गिर सकती है, 1 महीने में भी गिर सकती है, या 3 साल तक भी चल सकती है, 5 साल ये पूरा नहीं कर पाएगी। 2 फैक्टर हमने आपको अंत में ऐसे बताए कि ये सरकार कैसे अपना कार्यकाल 5 साल पूरा करने जा रही है। आपको क्या लगता है दर्शकों? हमने पूरे फैक्ट के आधार पर आपको सभी सिचुएशन बता दी है कि आपको क्या लगता है ये सरकार पूरा अपना कार्यकाल करने जा रही है या नहीं। नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें अपनी राय जरूर बताइएगा। तो दर्शकों, ये थे आपके द्वारा पूछे गए जो सबसे ज़्यादा सवाल आपने पूछे थे कि नीतीश कुमार जी पलटेंगे या नहीं। दूसरा, 2026 में इलेक्शन आपको दोबारा देखने को मिल सकते हैं या नहीं, क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा जो है इस चीज़ की चर्चा हो रही है और दर्शक जो है लगातार इस चीज़ के ऊपर हमें कमेंट दे रहे हैं। हम यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि जो आपके सवाल थे हम उनका सही से जवाब दे पाए हैं। और फिलहाल सर ने आपसे कुछ सवाल पूछे हैं और उन सवालों का जो जवाब है वो आप हमें कमेंट के जरिए पहुँचा सकते हैं। फिलहाल जो है इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी ऐसी ही हिंदुस्तान से जुड़ी राजनीति की सच्ची घटनाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।